बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कुछ न्यू क्वेश्चंस थे, वो आपके साथ डिस्कशन करनी थी। तो लास्ट हम 523 तक तो डिस्कस कर चुके थे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम 524 टू ऑनवर्ड। ठीक है जी। 524 में एग्जामिनर कह रहा है इन ट्रफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट लोएस्ट। कहता है अगर ट्रफ है तो ट्रफ के लोवेस्ट पॉइंट के पर क्या होगा। मनी सप्लाई लोवेस्ट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट लोवेस्ट पर होगी, एग्रीगेट डिमांड लोवेस्ट पर होगी। तो सबसे पहले हमने समझना है कि व्हाट इज ट्रफ, ये ट्रफ है क्या। आपको पता है ट्रफ एक बिजनेस साइकिल का फेज है। ट्रफ एक बिजनेस साइकिल का फेज है। तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बिजनेस साइकिल है, ये हमारे पास एक बिजनेस साइकिल है। ठीक है, ये हमारे पास एक बिजनेस साइकिल है। और अगर हम इस बिजनेस साइकिल की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस फेज़ की बात करें, यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक की बात करें, ठीक है, तो अगर इस फेज़ की बात करें तो यहाँ पे ये पीक पर आया। पीक पर आने के बाद यहाँ पे हम रिसेशन में आए, और जब ये बिल्कुल अपने लोवेस्ट पॉइंट पर, ये लोवेस्ट पॉइंट पर आया, इस लोवेस्ट पॉइंट को डिप्रेशन कहते हैं या फिर ट्रफ कहते हैं। फिर हम ऊपर दोबारा रिकवरी की फेज़ पे चले गए, और फिर इस नेक्स्ट फेज़ पर दोबारा हम पीक पर पहुंच गए। तो ये जो ट्रफ होता है या डिप्रेशन वाला फेज़ होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई होती है, लो नहीं होती। ठीक है, और मनी सप्लाई भी लो नहीं होती। तो ये जो ट्रफ आता है ये एग्रीगेट डिमांड के लोवेस्ट पॉइंट पर आने की वजह से ट्रफ बनता है। तो जब एग्रीगेट डिमांड आपका मिनिमम पॉइंट पर होता है, इसके लिए हम एक और डायग्राम भी बना सकते हैं अगर फर्दर आपने इसको समझना हो, अंडरस्टैंड करना हो। ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये केन्स की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई आ गई, और ये जो पॉइंट होगा ये आपको पता है हमारा ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। ठीक है, तो इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हमारी जो इकोनॉमी होगी वो 100% पोटेंशियल आउटपुट पर होगी। और अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बहुत दूर है, तो इसका मतलब हमारा बिजनेस साइकिल लोवेस्ट पॉइंट पर है, और ये लोवेस्ट पॉइंट डिप्रेशन या ट्रफ होगा। और ये जो आता है ये एग्रीगेट डिमांड के लोवेस्ट पॉइंट पर आने की वजह से आता है। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑप्शन इज द थर्ड वन। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज़ फ्लैट कर्व, इनमें से किस फैक्टर की फ्लैट कर्व होती है। तो देखें, प्रोडक्शन ज़्यादा लेबर ज़्यादा, तो इसकी कर्व फ्लैट नहीं बनेगी, पॉजिटिव स्लोप बनने वाली है। ठीक है, ऐसे करके लाइक दिस। मटेरियल में जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा, उसकी भी पॉजिटिव स्लोप बनेगी। जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे उतनी मशीनें ज़्यादा खरीदनी पड़ेंगी, पॉजिटिव स्लोप होगी। लेकिन लैंड जो है, प्रोडक्शन कम करें ज़्यादा करें, लैंड रिमेन सेम रहेगी। तो लैंड की जो कर्व होती है वो फ्लैट होती है। ठीक है, यानी कि परफेक्टली परफेक्ट ये नहीं बनेगी, बल्कि परफेक्टली इनइलास्टिक बनेगी। इसकी कर्व किधर गई? तो लैंड की जो कर्व बनेगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक ये बनेगी, ये फ्लैट बनेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, 526 पर आ जाए। 526 में फाइनल गुड एंड सर्विसेज आर रेफर्ड। कहता है फाइनल एंड गुड एंड सर्विसेज का मतलब क्या है? परचेज बाय यूज़र रादर देन प्रोसेसिंग और अनसोल्ड। फाइनल गुड वो गुड्स होती हैं जो बिल्कुल रेडी टू यूज़ होती हैं, और ये कंज्यूमर परचेज करते हैं, यानी कि परचेज बाय यूज़र, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ओके है। रादर देन प्रोसेसिंग और अनसोल्ड, फाइनल गुड कभी भी प्रोसेसिंग नहीं होती। प्रोसेसिंग का मतलब वर्क इन प्रोसेस है, और अनसोल्ड का मतलब है, आप अकाउंटिंग पढ़े होंगे, तो अनसोल्ड आपकी इन्वेंट्री होती है। ठीक है, तो फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो इन्वेंट्री स्टॉक में रखने के लिए नहीं होती, बल्कि वो तो कंज्यूमर को बेचने के लिए होती हैं। तो ऑप्शन वन सही कह रहा है। सेकंड पढ़ते हैं। कहता है विच इज़ अनसोल्ड स्टॉक एंड एडिड टू इन्वेंट्रीज। कहता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये अनसोल्ड स्टॉक होते हैं, और ये इन्वेंट्री में ऐड होते हैं। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मतलब स्टॉक इकट्ठा करना नहीं होता, उनको बेचना मकसद होता है कंज्यूमर को, यूज़र को। सो दैट अकॉर्डिंग टू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, देखें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यही नहीं चाहेगा कि मैं चीज़ें बनाकर महफूज करता रहूँ। वो चीज़ें बनाकर आगे उनको बेचना चाहेगा, सेल करना चाहेगा, ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके ना। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो सेकंड ऑप्शन होगी अनसोल्ड स्टॉक वाली, ये सही नहीं होगी। 27 देखते हैं। अंडर मोनोपली द मोनोपली फेसिस द डिमांड कर्व।
जो मोनोपोली होती है उसमें जो डिमांड कर बनती है स्टूडेंट्स, वो बनती है इन इलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाता है, और और यहाँ पर हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, तो ये एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। तो मोनोपोली में जो डिमांड कर बनती है वो इन इलास्टिक बनती है, दैट इज द लेस इलास्टिक। अच्छा जी, 528 जनाब, विच टू इज करेक्ट। अब मुझे किसी दो को करेक्ट करना है। नंबर 1 में कह रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स इंप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो ये वाली बात गलत है। इनडायरेक्ट टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इंप्रूव नहीं करता। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो ज़्यादा इक्वलिटी के ऊपर इनकम को लेकर आता है। तो जिनकी इनकम हायर होगी वो ज़्यादा टैक्स देंगे, और वो टैक्स गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों पर लगा देगी। तो डायरेक्ट टैक्स इक्वालिटी लेकर आता है, इनडायरेक्ट टैक्स इक्वालिटी नहीं लेकर आता, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल सेल टैक्स है। सो सेल टैक्स सब पर लग रहा होता है, गरीबों पर भी अमीरों पर भी। तो 1 तो गलत हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स कॉजेज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये वाली बात सही है, क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं तो मटेरियल, लेबर, उसके कॉस्ट और गुड्स की जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो उससे प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी, और प्राइसेस का इंक्रीज करना इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, और ये तो पॉइंट तो आप अपने चैप्टर में जाकर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में देखेंगे तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स नजर आ रहा होगा। थर्ड वन देखते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ फर्म फेसिस हाई बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कहता है जो प्रोड्यूसर हैं उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स का हाई बर्डन आएगा। प्रोड्यूसर पर इनडायरेक्ट टैक्स का हाई बर्डन आएगा कब? व्हेन डिमांड ऑफ गुड इज प्राइस इन इलास्टिक, अगर जो डिमांड की प्राइस है वो इन इलास्टिक होगी। तो अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर पर इनडायरेक्ट टैक्स का हाई बर्डन स्टूडेंट नहीं पड़ता। ठीक है, अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो जो इनडायरेक्ट टैक्स पर बर्डन पड़ता है प्रोड्यूसर पर नहीं पड़ता, कंज्यूमर पर पड़ता है। क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड होने की वजह से कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, और जब कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं तो जो प्रोड्यूसर होता है वो का सेल टैक्स की जो अमाउंट होती है वो कंज्यूमर से रिकवर कर लेता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया। प्रोड्यूसर ऑफ फर्म फेसिस हाई बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स व्हेन डिमांड ऑफ गुड इज प्राइस इलास्टिक। हाँ, ये वाली बात सही है। अगर डिमांड प्राइस इलास्टिक है तो कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट अभी नहीं खरीद पाता। इसका मतलब प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्ट पड़ी रहती हैं। तो इसका मतलब जब सेल टैक्स पर मंथ होता है, आपको पता है, तो जब पर मंथ सेल टैक्स जमा करवाने की बारी आती है तो प्रोड्यूसर एफपीआर को, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा रहा होता है। तो अगर डिमांड इलास्टिक है तो इनडायरेक्ट टैक्स का हाई बर्डन प्रोड्यूसर पर पड़ता है। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द सेकंड वन एंड द फोर्थ वन। 529, इन विच कंसेप्ट द जे कर्व शो द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। आपको पता है जो जे कर्व बनती है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक पे बनती है। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। तो विच इज़ द राइट ऑप्शन? बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है टर्म। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ ज़रा, ये टर्म ऑफ ट्रेड है। ठीक है, तो विच इज़ द राइट ऑप्शन? दैट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिवैल्यूएशन का जे कर्व का कंसेप्ट टर्म ऑफ ट्रेड में नहीं है, ना ही बैलेंस ऑफ बीओटी मीन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट है। 5.30 जनाब, 5.30 में कह रहा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इफ प्राइस फ्लोर एग्जिस्ट अबव द इक्विलिब्रियम लेवल। कहता है कि इनमें से कौन सी बात करेक्ट होगी इक्विलिब्रियम लेवल के लिए। ठीक है, अच्छा जी, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ज़रा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मार्केट है, ठीक है, और इस मार्केट में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मार्केट बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास सप्लाई आ गई, और ये मान लें कि हमारे पास डिमांड आ गई। ठीक है, ये हमारे पास बन गई,
और हमारे पास जो प्राइस है इस वक्त उसने कहा कि प्राइस क्या है, प्राइस फ्लोर है ना, प्राइस फ्लोर। और आपको पता है जो प्राइस फ्लोर होती है वो अबव इक्विलिब्रियम पर होती है। और अगर हम इसकी प्राइस फ्लोर बनाएं तो फॉर एग्जांपल ये प्राइस फ्लोर मेरे पास बन जाएगी, ठीक है। हेयर इज़ द प्राइस फ्लोर। तो ये मेरे पास प्राइस फ्लोर आ गई, ठीक है। अच्छा जी, तो सप्लाई, डिमांड और ये हमारे पास मिनिमम प्राइस आ गई, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। वो इस डायग्राम की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कहता है यहाँ पे शॉर्टेज होता है, हमने कहा नहीं, इसका मतलब इस पॉइंट पर सप्लाई ग्रेटर है और डिमांड कम है, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए सप्लाई इक्विलिब्रियम से सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड इक्विलिब्रियम से कम है। इसका मतलब इस वाले फेज में सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो तो ये सरप्लस होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सरप्लस, इसका मतलब ये शॉर्टेज वाली बात तो गलत है, सरप्लस हमने कहा बिल्कुल सही। लेकिन हमने टू सिलेक्ट करने हैं ना फिर कह रहा है मूवमेंट अलोंग द लेफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, कहता है जो हम मूवमेंट करेंगे डिमांड कर्व के लेफ्ट पे करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात बच्चों गलत हो जाएगी, वो इस वजह से कि अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ और ये मेरी डिमांड कर्व है ना, ठीक है, ये सप्लाई थी और ये मेरे पास डिफॉल्ट डिमांड कर्व है, तो मैं यहाँ से लेफ्ट तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा इक्विलिब्रियम नीचे पड़ा हुआ है। तो मुझे बाय नेचर यहाँ से इक्विलिब्रियम की तरफ मूव आना है ताकि जो प्राइसेस में जो है वो स्टेबिलिटी रहे। तो जो मुझे मूव करना है वो लेफ्ट साइड पर नहीं करना, बल्कि मुझे तो राइट साइड पर करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है राइट साइड पर डिमांड कर्व में मूवमेंट करूंगा तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये लेफ्ट वाली बात गलत हो गई। 4 में कह रहा है मूवमेंट अलोंग द राइट ऑफ डिमांड कर्व के राइट साइड पर आप मूवमेंट करेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि इक्विलिब्रियम बिलो पड़ा हुआ है और मैं इस वक्त मिनिमम प्राइस अबव इक्विलिब्रियम हूँ। तो इक्विलिब्रियम पर आने के लिए, और बाय डिफॉल्ट आपको पता है हम हमेशा इक्विलिब्रियम यानी कि चाहते हैं कि प्राइसेस हमेशा स्टेबल रहें, तो हमेशा स्टेबल प्राइसेस के ऊपर हम रहना चाहते हैं, ठीक है। और अगर हम अबव इक्विलिब्रियम चले भी जाएं तो ऑटोमेटिकली मार्केट की नेचर ऐसी है, उसने प्राइसेस डाउन करना ही करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो 4 ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो 5.30 के जो करेक्ट ऑप्शन बने वो सेकंड एंड फोर्थ बने, ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ से आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला एमसीक्यूज़ की डिस्कशन जल्दी इंशाल्लाह आपसे शेयर हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और इन सारे एमसीक्यूज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी में कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डॉक्यूमेंट में शेयर किया हुआ है, किधर गया, ठीक है। हियर इज़ द नंबर, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा इसमें, ठीक है, कॉल ना कीजिएगा। तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरीज़ को इंशाल्लाह ताला रिज़ॉल्व कर दूँगा ताकि मैक्सिमम आपको इस डॉक्यूमेंट से और फ़ायदा हो जाए और आप अपना पेपर पास कर लें, ठीक है। सिर्फ मुझे दुआएँ चाहिए आपकी, बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है और आपके पेपर पास हो रहे हैं, जो कि काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे थे कि हमें इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और हमारे एग्ज़ाम पास हो रहे हैं, तो बस मुझे अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।